ब्रेक के बाद स्वागत आपका। महाराष्ट्र में एक चुनावी जनसभा के दौरान असदुद्दीन ओवैसी बड़े बड़े दावे और वायदे कर रहे थे, लेकिन इसी दौरान उन्होंने जनता को लुभाने के चक्कर में एक ऐसी बात बोल दी जिसकी चर्चा संभाजीनगर से लेकर संभल तक शुरू हो चुकी है। वक्फ कानून पर निशाना साधते हुए ओवैसी ने संभल की शाही जामा मस्जिद को लेकर कहा कि संभल की मस्जिद भी अब परेशानी के माहौल में आ चुकी है। पर आज नवभारत ओवैसी के इस भ्रमजाल वाले बयान का पूरा सत्य खोलने जा रहा है, वो भी ऐतिहासिक कागजों और गवाहियों के साथ। तो संभल की शाही जामा मस्जिद पर एक्सक्लूसिव खुलासा हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। वक्फ नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश सरकार के पास है मस्जिद का मालिकाना हक। टाइम्स नाम नवभारत के पास एक्सक्लूसिव डॉक्यूमेंट्स हैं। उत्तर प्रदेश के राजस्व विभाग के डॉक्यूमेंट्स हैं जो ये बताते हैं कि संभल की शाही जामा मस्जिद का हक वक्फ के पास नहीं है बल्कि उत्तर प्रदेश सरकार के पास। नवभारत के पास मौजूद एक्सक्लूसिव डॉक्यूमेंट से ये बात साफ साफ पता चलती है कि आजादी के बाद से ये जमीन उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन रही है, लेकिन निकाय चुनाव में जब संभल की जामा मस्जिद का जिक्र किया तो असदुद्दीन ओवैसी ये बताते रहे कि ये वक्फ की संपत्ति, और देखिए वक्फ संशोधन कानून से कैसे सरकार इसे भी अपने फेवर में करने की कोशिश कर रही है। उस मस्जिद को खतरे में या संकट में होने की बात ओवैसी साहब ने बताई थी। इधर नवभारत के पास मौजूद डॉक्यूमेंट से क्या स्थापित होता है, मैं आपको सबसे पहले वो ग्राफिक्स के जरिए समझाता हूं। पॉइंट नंबर 1, संभल की शाही जामा मस्जिद वक्फ की जमीन पर नहीं बनी हुई, मतलब वक्फ का उस जमीन से कोई लेना देना नहीं। पॉइंट नंबर 2, आजादी से पहले यह मस्जिद शाही मिल्कियत के अंतर्गत आती थी। पॉइंट नंबर 3, आजादी के वक्त जब जमींदारी खत्म हुई थी तो मस्जिद सरकारी अपने आप हो गई थी, यानी कि वो सरकार की हो गई थी, जिसके बाद अब संभल की यह शाही जामा मस्जिद गाटा संख्या 33 पर मौजूद है। पॉइंट नंबर 5 आपके सामने रखते हैं। इस जमीन का स्वामित्व उत्तर प्रदेश सरकार के पास है, यानी कि इसका वक्फ से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वक्फ संशोधन कानून पर जब मुस्लिम जनता को बरगलाने की कोशिश कर रहे थे असदुद्दीन ओवैसी, तो इस मस्जिद को वक्फ के अंतर्गत बताया था। उन्होंने ये डर बताने की कोशिश की थी या लोगों के मन में डर बैठाने की कोशिश की थी कि इस मस्जिद पर भी अब खतरा मंडरा रहा है। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा फैक्ट सामने आया, और वो फैक्ट ये है कि ये वक्फ की जमीन है ही नहीं, बल्कि ये तो उत्तर प्रदेश सरकार की जमीन है। मैं इसको आपको ये बताने की कोशिश करता हूं कि कौन से दस्तावेज सामने आए। देखिए निष्कर्ष यहां पर ये लिखा रहा है कि प्रश्नगत भूमि गाटा संख्या 33 स्थित ग्राम कोट अभिलेखों में, प्लीज वो जरा अगर आप पहली वाली स्लाइड चलाएं, तो ये जो चीजें लिखी हुई हैं इसमें ये पता चल रहा है कि मिल्कियत शाही के रूप में, आप इसको पॉज कर दीजिए, तो यहां पर लिखा हुआ है कि प्रश्नगत भूमि गाटा संख्या 33 स्थित ग्राम कोट अभिलेखों में मिल्कियत शाही के रूप में दर्ज है, अर्थात जमींदारी उन्मूलन से पूर्व मस्जिद के रूप में दर्ज थी, जिसका स्वामित्व राजा में निहित था। वर्तमान में इसका स्वामित्व उत्तर प्रदेश सरकार में निहित है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, स्वामित्व पहले राजा के पास था, फिर उसके बाद यह उत्तर प्रदेश सरकार के पास ट्रांसफर हो गई, तथा स्वामित्व किसी जाति विशेष में निहित नहीं है। अभिलेखों के आधार पर विवरण निम्नवत है, मतलब कि नीचे इसके और विवरण जो है वो दिए गए हैं। इधर शाही जामा मस्जिद पर संभल के डीएम का बयान सामने आया। शाही जामा मस्जिद पूरी तरह से सरकार की जमीन पर है। डीएम ने भी इस बात को क्लियरिफाई किया, वक्फ का सीधा नियम, दान दी गई जमीन ही वक्फ प्रॉपर्टी होती है। और इस पर डीएम साहब क्या कह रहे हैं जरा सुनिए। संभल की शाही जामा मस्जिद की जो जमीनी मिल्कियत है या उसका मालिकाना किसके पास है, और क्या वक्फ कानून से उस पर कोई प्रभाव पड़ता है? ये जो गाटा संख्या है वो 33 है, जो मिल्कियत शाही के रूप में दर्ज थी पहले, और जब जमींदारी एबोलिशन हुआ उसके बाद जितनी भी इस तरह की प्रॉपर्टी थी वो सारी की सारी उत्तर प्रदेश सरकार के स्वामित्व में आ गई। और ये जो भूमि है ये 15/2 की भूमि है जो अकृषिक कार्यों के प्रयोग में लाई जाती है। इस तरह से ये भूमि सरकारी है, और यहाँ पर एक हेरिटेज बिल्डिंग होने के कारण ये एएसआई के संरक्षण में है। मतलब सिर्फ दस्तावेज ही साबित नहीं करते, बल्कि संभल के बड़े अधिकारी खुद, यानी कि डीएम खुद इस बात को कह रहे हैं कि यह सरकारी जमीन पर बनी हुई मस्जिद है। लेकिन अब आपको आगे ये बताते कि कैसे संभल की इस जामा मस्जिद को किसी भी तरह से वक्फ कानून से कोई खतरा नहीं है।
लेकिन उससे पहले ओवैसी का वो भ्रामक बयान सुनिए जो उन्होंने महाराष्ट्र चुनाव के दौरान दिया। नरेंद्र मोदी की सरकार ने हमारे देश में वक्फ का काला कानून बनाया, जिसके जरिए से मस्जिद, दरगाह, खानका, कब्रस्तान को छीना जा सकता है। और मेरी बात याद रखो, खुदा ना खास्ता संभल की मस्जिद अब परेशानी के माहौल में आ चुकी है कानून बनने के बाद। क्या तुमने नहीं देखा कि दिल्ली में 100 साल पुरानी मस्जिद है, सर्वे होता है, मस्जिद कमेटी को नहीं मालूम, सर्वे हो जाता और सुबह 1 बजे बुलडोजर लाकर उस मस्जिद की जो जायदादें थी तमाम को तोड़ दिया गया। तो वक्फ संशोधन कानून के नाम पर कैसे असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम जनता को कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहे थे या बरगलाने की कोशिश कर रहे थे, वो आपने सुन लिया। लेकिन अब आपको ये समझाते हैं कि कैसे वक्फ कानून की वजह से जामा मस्जिद को कोई खतरा है ही नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार के पास जामा मस्जिद का मालिकाना हक है। इसी वजह से यह हेरिटेज प्रॉपर्टी घोषित है। इसका रखरखाव आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की ओर से किया जाता है। हालांकि मस्जिद होने की वजह से कानूनी विवाद इस पर जरूर है, लेकिन मस्जिद के मालिकाना हक में कोई बदलाव नहीं है। हर स्थिति में जामा मस्जिद उत्तर प्रदेश सरकार की ही रहेगी, बावजूद इसके वक्फ संशोधन कानून के नाम से इस मस्जिद का जिक्र करके असदुद्दीन ओवैसी डराने की कोशिश कर रहे थे। इन सबके बीच संभल जामा मस्जिद पर हरिशंकर जैन का बड़ा बयान सामने आया। कानून की गलत व्याख्या करके बरगलाने की कोशिश की जा रही है। वक्फ वही प्रॉपर्टी है जो वक्फ को दान दी गई हो। क्या कहा जा रहा है उनकी ओर से, जरा सुनिए। मुस्लिम्स ने गलत बात करके और कानून का गलत व्याख्या करके पूरे देश को बरगलाने की कोशिश की है। वक्फ प्रॉपर्टी वो होती है जो किसी वाकिफ ने, जिसका मालिक हो, उसने वक्फ किया हो और वो संपत्ति का मूल रूप से मालिक हो। अगर सरकार की संपत्ति पर आपने कोई मस्जिद बना ली है जो किसी की प्रॉपर्टी नहीं थी, जो वक्फ नहीं की गई, तो मस्जिद हो या मजार हो या कोई धर्म स्थान हो, वो इलीगल है, अवैधानिक है और उसको वहां से हटाना ही पड़ेगा, वो रह नहीं सकता है। ये कहना कि वक्फ कह दिया तो वक्फ हो गई, ये बिल्कुल गलत है। वक्फ के लिए आपको साबित करना पड़ेगा कि इसको किसी ने आपको दिया था, दान में दिया था, अल्लाह को दिया था और वो प्रॉपर्टी है। और वक्फ इसलिए है क्योंकि उसको जो ओरिजिनल मालिक था, वो मालिक था जमीन का, जिसने अपनी प्रॉपर्टी अल्लाह को दी। अगर साबित नहीं होता तो कोई प्रॉपर्टी पर कब्जा कर ले, मस्जिद बना ले, मजार बना ले, कुछ भी कर ले, वो प्रॉपर्टी नहीं हो सकती और उसकी मालिक सरकारी होगी। हरिशंकर जैन को आपने सुना, वो तो कह रहे हैं कि सरकारी जमीन पर मस्जिद हो या मंदिर हो, वो वैध नहीं होते, सरकार के पास उसका मालिकाना हक होता है, तो उसके हिसाब से उस पर कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन दूसरा पहलू ये कि इसी मस्जिद के नाम पर ओवैसी डराने की कोशिश कर रहे थे। गौरव श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, ऐसे असदुद्दीन ओवैसी बहुत मंझे हुए नेता, उनको पता है वो कहां कब क्या बोलेंगे, लेकिन यहां इस बार वो गलती कर गए, क्योंकि वक्फ संशोधन बिल के नाम पर या वक्फ संशोधन कानून के नाम पर वो मुस्लिम जनता को डराने की या धमकाने की कोशिश कर रहे थे, बताने की कोशिश कर रहे थे कैसे मस्जिद छिन जाएगी। लेकिन यहां जिस मस्जिद का रेफरेंस दिया वो तो सरकारी जमीन पर है, वक्फ से कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल, देखिए, चूंकि ओवैसी राजनीतिक पिच पर जो है वो बैटिंग करने की कोशिश करते हैं और चौके छक्के लगाने की कोशिश करते हैं, तो जो वो पौज लेकर बातों को बदलते हैं और उसके अर्थ को बदलते हैं, वो जाहिर तौर पर राजनेता करने की कोशिश करते हैं। लेकिन चूंकि संभल की शाही जामा मस्जिद एक ऐसा विषय है जिसको लेकर सर्वे के दौरान हिंसा हो गई, लोगों की जानें चली गई, मुकदमे चल रहे हैं, जांचें चल रही हैं, आयोग बना है, ऐसे मामले में कम से कम शायद ओवैसी को संवेदनशीलता बरतनी चाहिए थी। और देखिए, ये वो दस्तावेज जिनको मैं लेकर यहाँ पर हाथ में हूँ, ये एक एक रिकॉर्ड मेरे पास, वक्फ के कानून की जानकारी वो सभी के पास उपलब्ध है। लेकिन जो ये भूलेख के दस्तावेज हैं, ये जो है वो मैंने जो निकाले हैं और यहाँ पर सब कुछ बहुत साफ है। और जिस चीज का मैं जिक्र कर रहा था, जिस चीज को हमने स्टोरीज में अपने दिखाया है, ये देखिए, ये साफ कहता है कि जो इसकी मिल्कियत शाही थी और अब ये जमीन जो है उत्तर प्रदेश सरकार में निहित है। इसके पहले जब कुएं को लेकर विवाद पहुंचा था, संभल शाही जामा मस्जिद के जो बाहर कुआं बना है, तब भी उत्तर प्रदेश सरकार ने एफिडेविट में कहा था कि जो ये जमीन है वो उत्तर प्रदेश सरकार की। लेकिन ये दस्तावेज साबित करते हैं और इसको सरल भाषा में समझ लेना बहुत जरूरी है। मैं बहुत सारांश में बता देता हूं कि
इस तरीके से, क्योंकि जब भारत आजाद हुआ था तो देश में बहुत सारी रियासतें थी, हिंदू राजाओं की, मुस्लिम राजाओं की, और सबके पास अपनी संपत्तियां थी, जिसे शाही मिल्कियत या फिर वो राजा से जुड़ी हुई संपत्तियां थी। लेकिन देश में संपत्ति का बंटवारा बराबर हो, ऐसे में 1950 में जो है वो जमींदारी उन्मूलन करके लोगों के बीच जमीन बांटी गई और सरकारों के पास सामाजिक कार्यों के लिए जमीन आई। ऐसे में जो ये जमीन है, जो गाटा संख्या 33 का जिक्र होता है, ये दरअसल शाही मिल्कियत से कन्वर्ट होकर उत्तर प्रदेश सरकार के पास आ गई और वो उस कैटेगरी में है जिसे सार्वजनिक कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये जमीन सरकारी है और इसका इस्तेमाल होता है, और ऐसे में वक्फ का होना और वक्फ का ना होना इस जमीन के लिए कोई मायने नहीं रखता है। दूसरा, बुलडोजर एक्शन नहीं हो सकता है। और देखिए, रही बात मस्जिद सरकारी जमीन पर इसलिए है क्योंकि ये कन्वर्ट होकर जो है वो यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार के पास शाही मिल्कियत से पहुंची है, और चूंकि वो हेरिटेज प्रॉपर्टी थी तो ऐसा ही देश भर में इन तकनीकी बिंदुओं को दरकिनार करते हुए कैसे डर बैठाने की कोशिश की कि भाई साहब आपकी एक और मस्जिद चली जाएगी, एक और मस्जिद खतरे में, ये ओवैसी साहब एक्सपोज हो गए इस बार।